All right. So everyone come to page number 344. नाउ यू नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही बोला, मतलब अब तुम्हारा रैंडम वेरिएबल का नेचर डिस्क्रीट से कंटिन्यूस हो गया. एंड बिकॉज एक्स इज कंटिन्यूस, तो नाउ यू कैन नॉट टेल मी द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, यू कैन ओनली टेल मी द डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ एक्स. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, एक्स के अलग अलग इंटरवल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने में आपकी मदद करेगा. ऑल इंफॉर्मेशन आर मेनली गिवन इन आवर नोट्स. आई विल मेक सम मॉडिफिकेशन, एंड जो मेरे को एक्स्ट्रा चीज लिखवाना है, एक दो साइड हार्डली होगा, आज ही लिख डालेंगे. यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. टिक मार्क कर लो. कार्ल गॉस, ही वॉज द वन हु डिराइव्ड दिस, एंड उनके नाम पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है. ग्रेट. नेक्स्ट पॉइंट रीड करो. ये तो हमने ऑलरेडी नोटबुक में लिख के रखा है, सो ये टिक मार्क मत करो. फिर कम टू थर्ड पॉइंट. हाँ, म्यू. म्यू याद है, इट इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. ये तो जैसे अपन बाइनोमियल में बोलता था ना, एक्स फॉलोज बाइनोमियल विथ पैरामीटर एन कॉमा पी. सिमिलरली ओवर हियर योर रैंडम वेरिएबल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. चाहिए तो उधर भी लिख डालो. ये होता है म्यू, जिसका मीनिंग होता है मीन. वो जो सिंबल है उसको कहा जाता है म्यू, विच इज मीन, एंड सिग्मा स्क्वायर तो सबको मालूम ही है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, विच इज वेरियंस. એ હવે કોમન સેન્સ યુઝ કરો ને. નોર્મલમાં પણ બે પેરામીટર છે, બે પેરામીટર, ધેરફોર ઇટ ઇઝ ડેશ પેરામેટ્રિક. ઉધર लिखे टिक मार्क कर दो. नाउ यू नो द लॉजिक. बे पैरामीटर तो बाई पैरामेट्रिक, एक पैरामीटर तो यूनिपैरामेट्रिक. सुपर. ये अभी ना जैसे बाइनोमियल और पॉइजन के पास फॉर्मूला है, वैसे नॉर्मल के पास भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला है. ये हम सब में यूज नहीं करने वाले, ये सिर्फ थियरी के लिए आपको पता होना चाहिए. सो वो जो फॉर्मूला है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई. मैं उसको ऐसा लिखता हूं, ई रेस टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर. वो लोग ने जो लिखा हो यही है. वो लोग ने क्या किया है, एक्स माइनस म्यू को अलग से स्क्वायर दिया, सिग्मा को अलग से स्क्वायर दिया और 2 बाजू में चिपका दिए. बट आई रिमेंबर इट इन दिस वे. आप भी ये वर्जन लिख सकते हो चाहिए तो उसकी जगह पे. मेंसा नोट्स में लिख डालो ना, उधर है ना जगह. ये फॉर्मूला है. नहीं नहीं है, ए खाने वाला पाई थोड़ी है. पाई में पाई बोला तो सर्कल कैसे इन्वॉल्व होता है. सर्कल के फॉर्मूला में पाई यूज होता है, बट उसके अलावा पाई जिंदगी में और बहुत सारी जगह पे यूज होता है. सो पाई डजंट नेसेसरीली मीन्स इट इज सर्क्यूलर. नहीं, वो आपने टेंथ में, आई एग्री कि आपने ज्योमेट्री में देखा है. अच्छा, वो हिसाब से तो अगर आप देखो तो कोन में भी पाई यूज होता है, और कोन सर्कल नहीं है, कोन कोन है. वैसे ना 11th में साइंस वालों को सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला होता है, उसमें भी पाई इन्वॉल्व होता है, विच आर नॉट सर्कल. सो नहीं उसका टेंशन. जेन्युइन उनका इनोसेंट डाउट था, बट वो पाई का सर्कल से कुछ लेना देना नहीं है. क्या बोला. हाँ, वो मतलब जो 12th में जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनको मालूम है. सो लिसन, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर दिस एंटायर इंटरवल ऑफ एक्स. और ये देखो, ये पूरा नंबर लाइन को कवर करता है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में. उधर भी लिखा रहेगा, टिक मार्क कर दो. ये फॉर्मूला अगर थियरी क्वेश्चन बनकर आया तो ऑप्शन देखकर सही फॉर्मूला टिक मार्क करना.
चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट रीड करो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। यस, अब ये मैं आपको बताता हूं। ऑलराइट, ये जब मैं एसडीडी आपको पढ़ा रहा था ना, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, तो पता है उधर हमने 4 टाइप के फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़े थे, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स कर्व। और उधर मैंने लिखा भी था सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कर्व है वो बेल शेप्ड है, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द रीजन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक सम का ग्राफ बेल शेप ग्राफ होता है। यस, बेल शेप कर्व इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी को ध्यान में रख के मैं आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। रीड द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो इट इज अ सिमेट्रिकल बेल शेप कर्व। ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट के बाद ये ग्राफ को फोल्ड करूं, द राइट पार्ट विल परफेक्टली ओवरलैप विद द लेफ्ट पार्ट। एंड अभी धर्म ने थोड़ी देर पहले बोला था वेन एवर योर ग्राफ इज सिमेट्रिकल, मीन मीडियन मोड आर, तो देखो ना म्यू इधर है, मीन होता है, मीडियन भी इधर होगा और पार्ट भी तो इधर ही है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड आर ऑलवेज इक्वल। पहले आप पॉइंट नंबर ए को टिक मार्क करो प्रॉपर्टीज का, और अभी बी वाला पॉइंट भी टिक मार्क कर लो, हो गया डिस्कस। देखो क्या लिखा है, आर यू गेटिंग दिस? ओके, प्रणय, क्वार्टाइल डेटा को कितने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है? 4। उसके लिए क्वार्टाइल्स कितना लगता है? 3। उसमें कौन सा क्वार्टाइल मीडियन की तरह काम करता है? एग्जैक्टली तो पब्लिक, मीन मीडियन मोड अगर इक्वल है तो डू यू एग्री ये Q2 हुआ? Q2 मतलब मीडियन ना, तो इधर किधर Q1 आता है और इधर किधर Q3 आता है। एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल ओवर हियर। तो Q1 Q2 से जितना पीछे, Q3 Q2 से उतना आगे। और वो लोग ने अपने को नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। आप लोग मेंशन नोट्स में देखो Q1 का फॉर्मूला, मैं वो फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफिकेशन करवा रहा हूं। Q1 का फॉर्मूला इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। उधर 6745 लिखा होगा, हाँ प्लीज मेक दिस चेंजेस, ये सब नंबर्स में चेंजेस है। आप लोग मेंशन नोट्स में Q1 का ये फॉर्मूला लिखो ना, म्यू विच इज मीन माइनस 0.675 सिग्मा। अब कॉमन सेंस यूज करो, ए म्यू मतलब ये रहा Q2, तो Q1 तुम्हारे म्यू से कितना पीछे? माइनस 0.675 सिग्मा। तो डोंट थिंक Q3 Q2 से उतना आगे होगा, तो Q3 का फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। परफेक्ट। म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, टिक मार्क किया उसको। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये एमओडी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये डोंट यू थिंक अगर आप इस सेगमेंट पे फोकस करो तो Q2 इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है, एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो नेक्स्ट पॉइंट, m मतलब मीडियन, तो मीडियन मतलब Q2, Q2 इज Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। ये ऑलरेडी एमओडी में हमने सीखा हुआ है, सो जाने दो, वो पॉइंट नहीं भी टिक मार्क किया तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। हाँ, अब इधर ना बराबर है, अब इधर मैं कुछ चेंजेस करवा रहा हूं मॉड्यूल को ध्यान में रख के। अब ना एक्चुअली मीन डिविएशन का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इंटू सिग्मा। बट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस
वो लोग ने इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 सिग्मा बोला है, एंड वी यूज दिस फॉर न्यूमेरिकल. और ये आप चेक भी कर सकते हो इन योर कैलकुलेटर. ए पाई को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 22/7 बोलते हैं ना. ये जब तुम 22/7 डालेगा 7 ऊपर जाएगा. तो सब लोग करो 14 डिवाइड बाई 22 इक्वल टू स्क्वायर रूट. कितना आया? 0.79 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.8. तो प्लीज मेंसा नोट्स में लिख के रखो. और ऐसा भी लिखना यूज फॉर न्यूमेरिकल, बिकॉज मेरे को लगता है थियरी क्वेश्चन में कभी कभी ये भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. md equal to root of 2 by pi sigma, which is approximately 0.8 sigma. That is, use this for numerical. Marvel, if I want to find average number of Christians in Italy, तो which concept will you use? Mean, median की mode? Mode. You sure? Okay. जो रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में है, वो सेम रिलेशन उनके कौन सा मीन? एम, जीएम, एचएम, तीनों. अच्छा, ये जो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन होता है, ये कौन से प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का बात हो रहा है ना. व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल में एम, जीएम, एचएम तीनों आएगा. क्या आएगा? हाँ, तो फिर तो जब तुम बोलते हैं वो सेम रिलेशन उनके मीन मीडियन मोड में है, तो कौन से वाले मीन का बात कर रहे हो? एम, नॉट जीएम एंड एचएम. आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट फॉर्मूला क्यूडी. क्या बोलते हैं क्यूडी? क्यूडी मतलब क्वार्टाइल. फॉर्मूला क्या बता रहे हो? बता रहा 0.675 सिग्मा ना. हाँ, तो ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला है. वी यूज दिस फॉर न्यूमेरिकल. एंड ना इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2/3 सिग्मा भी बोलते हैं. प्लीज ये लिख के रखो उधर ही मेंसा नोट्स में. न्यूमेरिकल के लिए 0.675 सिग्मा यूज करो. इसको अप्रोक्सीमेटली 2/3 सिग्मा भी कहा जाता है. एंड दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड. 2/3 इज 0.66666 विच इज 0.67, वेरी क्लोज टू 0.675, इसलिए अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. अब मैं बताता हूं ये अप्रोक्सीमेशन इधर क्यों किया है. अब ध्यान से सुनना ये बात. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली कॉन्सेप्ट इन द एंटायर सिलेबस जो मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन को कनेक्ट करता है. हमने ये 3 कॉन्सेप्ट सबसे पहले एमओडी में पढ़ा, बराबर. एमओडी में मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में कुछ भी कनेक्शन था क्या? नहीं. दे वर 3 इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट. तो प्लीज रिमेंबर, अगर तुम्हारे एग्जाम में ये तीनों को कनेक्टिंग कोई सम पूछा है तो 100% वो नॉर्मल का सम है, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल है जो ये तीनों को कनेक्ट करता है. सर कैसा कनेक्ट करता है? ये वो लोग ने ना, वो देखो मेंसा नोट्स के जिस पेज पे हो ना, उधर एक पॉइंट है रेशियो ऑफ क्यूडी एमडी एसडी, दिखता है? ये रेशियो कभी बायट मत करना, क्योंकि ना तुम जब इतना कुछ पढ़ के जाएगा उस दिन, तो तुमको ये नाम का सीक्वेंस अगर याद नहीं रहा तो तुम रेशियो भी याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसा प्रिंटेड है वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे. ये रेशियो बनाना 30 सेकेंड्स का काम है. अगर एग्जाम में दे आस्क यू क्यूडी, एमडी और एसडी का रेशियो,
क्वार्टल डिविएशन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा 2/3 सिग्मा। मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा? 0.8 सिग्मा। 0.8 को 4/5 भी तो लिख सकता हूं। आर यू गेटिंग दिस? एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का तो मतलब ही सिग्मा होता है। अब बस ये रेशियो को सिंप्लीफाई करो, तो पहले तीनों में से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। 3 and 5 का एलसीएम क्या है? सो इफ आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 15, व्हाट इज 15 इंटू 2/3? 10। 15 4 जा 60, 60/5 12, एंड 1 इंटू 15 आ गया रेशियो 10:12:15। तुमको देखो फॉर्मूला तो बाय करना ही है, तो रेशियो मत बाय करो, क्योंकि अगर मैं नाम का सीक्वेंस चेंज कर दूं तो ये अननेसेसरीली तुमको कंफ्यूज करेगा। तो ब्लफ मत करना उस दिन। 30 सेकंड के अंदर रेशियो क्रिएट कर सकता है। आर वी गेटिंग दिस? ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्लीज रीड द नेक्स्ट पॉइंट पीपल, उसके बाद वाला। हाँ देखो 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 इधर, द रेंज इज इनफाइनाइट इन बोथ द डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस? इधर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, इधर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? और अब देखो तुम्हारा ये जो कर्व है, ये म्यू से जैसे जैसे दूर जा रहा है, इट इज गेटिंग क्लोजर टू विच एक्सिस? वही तो लिखा है वो लोग ने, एज वी मूव अवे फ्रॉम म्यू द ग्राफ गेट्स क्लोजर टू एक्स एक्सिस बट विल नेवर। वो इसलिए टच नहीं करेगा क्योंकि उसके फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व है। और मैंने तुमको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दिखाया, वो ग्राफ हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता या नीचे नहीं जाता। एंड दैट इज वाई दे आर वेरी श्योर बिकॉज ऑफ दिस ई वाला टर्म दैट ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट, बट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन प्लस और -3 और t इक्वल टू प्लस और माइनस, पहले तो स्मॉल t को ना स्मॉल z बना दो, स्मॉल z। किया वो टिक मार्क, सॉरी करेक्शन किया। वो z क्यों किया वो थोड़ी टाइम बाद में बताता हूँ, फिलहाल वो पॉइंट वो आगे वाला जो है ना फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस, वो रहने दो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। हाँ ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। लिखो एवरीवन इन योर नोटबुक ऑन अ न्यू पेज, राइट द हेडिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Write the heading normal distribution. हाँ उसमें लिखो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, points of inflection are the points at which points of inflection are the points at which the nature of curve changes from the nature of curve changes from concave to convex.
the nature of curve changes from concave to convex or convex to concave. Let's go down to the memories of 10th standard where you had a topic called as light, where you studied something called as lenses, है ना. अगर वो लेंस का कर्वेचर बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स है, और अगर वो लेंस का कर्वेचर अंदर की तरफ है तो कॉनकेव है. तो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, ये देखो ना, द कर्व इज इनसाइड. सो यहाँ पे ग्राफ का नेचर कॉनकेव है, और ये पॉइंट के बाद धीरे धीरे वो कर्वेचर बाहर की तरफ आ रहा है. सो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वेयर द नेचर इज चेंजिंग फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स एंड ओवर हियर कॉन्वेक्स टू कॉनकेव. सिमेट्रिकल है. ये म्यू से सिग्मा पीछे है तो ये म्यू से सिग्मा आगे है. और एनीवेज मैं ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा सो दैट यू कैन पिन द डायग्राम एंड देन अच्छे से नोटबुक में कॉपी कर लेना. समझ गया पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन? बढ़िया, टिक मार्क कर दो. नहीं टिक मार्क मत करो, नोटबुक में लिखा है ना. आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. हाँ वो तो अभी मैंने बोला ना, मत बाय ऐड करो, तो वो जाने दो. नेक्स्ट. हाँ ये तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, ये सम्स में भी काम आ सकता है और थियरी क्वेश्चन में भी काम आ सकता है. इजी टू रिमेंबर. मैंने क्या बोला था, यहां पे इंटरवल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ये ग्राफ जो एरिया ऑक्यूपाई करेगा ना, वो एरिया ही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है. और बेटा सीधा बेटा, जो ग्राफ का एरिया है वो एरिया ही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है. तो नाउ द फर्स्ट पॉइंट ओवर देयर इज टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल. जब तुम्हारा x म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा है, तो ग्राफ का जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस एरिया इज 68.28% ऑफ द टोटल. 68.28%. तेरे को मेरे पे ज़्यादा विश्वास है कि उधर जो प्रिंटेड है उसमें ज़्यादा विश्वास? हाँ तो 68.28 कर दो. 68.28%. दैट मीन्स ये जो पूरा एरिया है ना पब्लिक, ये दिस इज 68.28. इट इज कॉमन सेंस बिकॉज द ग्राफ इज सिमेट्रिकल. तो 34.14 इधर होगा, 34.14 राइट में होगा. अब मैं अगर एक सिग्मा इधर पीछे और एक सिग्मा आगे चला जाऊं, सो समवेयर ओवर हियर म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा. तो ये जो है दिस इंटरवल covers 95.46%. 95.46% of the total curve. एंड अब मैं अगर एक सिग्मा और पीछे चला जाऊं, म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा. सो अगर आप रियलाइज करो ये ऑलमोस्ट पूरा ग्राफ कवर करता है. सो दिस इज जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 99.73%. दिस इज, मेरे को मालूम था 2 बार 0.0 बढ़ा रहा. 99.73% ऑफ द टोटल का वो बराबर है उधर. 99.73%, ऑलमोस्ट 100% हो गया. इज दैट थिंग क्लियर? हाँ. सो अभी ना ये ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब मैं इसका और एक वर्जन बताने वाला हूं. सो जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो हम गिवन डेटा की मदद से यही फिगर आउट करते हैं
कि वो डेटा ग्राफ का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, एंड दैट एरिया इज योर प्रोबेबिलिटी। तो इसके सारे न्यूमेरिकल डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व हो जाएंगे। एक तो सम रिकॉग्निशन डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज उसके हर एक सम में लिखा होगा कि ये नॉर्मल का सम है। एंड जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आप खुद बोलोगे कि हाँ सर ये बहुत सिंपल है, ग्राफ ड्रॉ करना है और एरिया कितना है बस फिगर आउट करना है, एरिया ही प्रोबेबिलिटी है। बट यू नीड टू रिमेंबर दिस, म्यू माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा इज 68.28, 2 सिग्मा हो गया तो 95.46 एंड 3 सिग्मा हो गया तो 99.73%। ऑलराइट, करेक्शन किया ना सबने? ठीक है, टिक मार्क कर दो उसको। यस, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इफ यू लुक एट एडिटिव प्रॉपर्टी, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। एक्स एंड वाई इज फॉलोइंग नॉर्मल विद पैरामीटर μ1 μ2 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, लिटरली उसको ऐड कर देना है। एज अ थियरी क्वेश्चन ही आएगा, इस पे न्यूमेरिकल नहीं है, सो टिक मार्क कर दो उसको। नेक्स्ट बताओ। हाँ, सो ये ना 12th वालों को थोड़ा बहुत मालूम है। हमें पता है 12th में जब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें CDF करके एक फंक्शन पढ़ा था, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। 12th में हम उसको कैपिटल F से डिनोट करते थे, इधर 5 से डिनोट करते हैं। जिनको नहीं मालूम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, यू डोंट हैव टू वरी, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला विच इज प्रिंटेड ओवर देयर। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये सिंबल है phi of x, and whenever they say phi of x, they are talking about this particular formula, probability of x less than equal to small x। आसान भाषा में अगर बोलूं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वही काम करता है जो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में लेस देन CF करता है। अपन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ऊपर से लेके एंड तक सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करता है ना, ये प्रोबेबिलिटी को ऐड करता है। So it is working as less than CF, instead of frequency it is accumulating probability, that's it। इसके ये वाला तो आई थिंक मेंशन नोट्स में प्रिंटेड है, इसके बाजू में या जिधर भी जगह है ना उसमें ये वाला वर्जन भी लिख डालो, phi of small z is equal to probability of capital Z less than equal to small z। ओके चलो बढ़िया, टिक मार्क कर दिया उसको। ये उधर देखो एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, phi of k for different values of k is obtained from a table called as biometrica table। so actually you don't have to worry about it, but अभी मेरे पास ये सारी चीजें हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, होपफुली इसके अलावा। हाँ तो ये जो टेबल है ना, ये बायोमेट्रिक का टेबल है। आप पहले ग्राफ देख लो, ये वो बेल शेप कर्व ही है। सो एक्चुअली ये टेबल क्या करता है ना, तुम्हारे सम में एक्स के जितने भी अलग अलग इंटरवल बन सकते हैं, वो इंटरवल ग्राफ का कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, वो हर पॉसिबिलिटी ये टेबल में प्रिंटेड है। सो द मैथमेटिशियंस हैव टेकन दैट लेवल ऑफ एफर्ट्स, they have covered all the possible intervals in this table, and the best part is you don't have to even learn how to use the table, क्योंकि टेबल में से जो भी वैल्यू आपके काम का होगा वो सम में एज अ गिवन डेटा प्रिंटेड होगा। दे डोंट प्रोवाइड दिस टेबल इन एग्जाम, तो आपको टेबल भी लर्न नहीं करना है, वो टेबल का जो वैल्यू काम में आने वाला रहेगा वो सम के बाजू में प्रिंटेड होगा। बट वो लोग क्या करेंगे, कभी कभी हद से ज्यादा वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं ताकि तुम फिगर आउट करो कौन सा वाला तुम्हारे काम का है, बस दैट कैन बी डन। बट इफ यू नोटिस वन थिंग, ये डायग्राम की मदद से वो लोग आपको कुछ तो समझा रहे हैं। वो बोलता है ये जो टेबल है ना, ये सिर्फ ग्राफ का पॉजिटिव साइड कवर करेगा, इट विल कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज विच इज देयर ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके ना, द ग्राफ इज सिमेट्रिकल। अगर उसने मेरे को राइट पार्ट का सब इंफॉर्मेशन दिया है
तो मैं लेफ्ट पार्ट का खुद से फिगर आउट कर सकता है, आइडेंटिकल है। आर वी गेटिंग दिस? हाँ, सो ये बायोमेट्रिक का टेबल होता है। पॉइंट नंबर 8 जाने दो फिलहाल, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ एंड उसका ए वाला पॉइंट टिक मार्क करो फॉर थियरी क्वेश्चन। रीड करो। such as binomial or Poisson model whenever the exact discrete आप लोग के लिए ये एक थियरी क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, बट ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। दे हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर्स विद देम, बट इंजीनियरिंग में बाइनोमियल और पॉइजन के कुछ सम्स इतने लेंदी होते हैं कि इंस्पाइट ऑफ हैविंग साइंटिफिक कैलकुलेटर दे कैन नॉट सॉल्व द सम। तब वी शो देम दिस कॉन्सेप्ट, मतलब देर इज अ प्रोसीजर जहां पर हम बाइनोमियल और पॉइजन का जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो सम 3 साइड में भी खत्म नहीं हो रहा था वो एक साइड में खत्म हो जाता है। सो वी अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल एंड पॉइजन विथ नॉर्मल एंड वी सॉल्व द सम क्विकली। सो ये जो लिखा है ये कुछ लोग एक्चुअली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, बट आप लोग ऐसा थियरी क्वेश्चन याद रखो कि भाई बाइनोमियल और पॉइजन जो है वो नॉर्मल से भी अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ एंड यू कैन मार्क पॉइंट नंबर डी। Normal distribution is extensively used in statistical quality control in industry in setting up of control limits. Yes. In fact, so my dad is a business development manager in a metal testing laboratory. जो ये इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, अपने मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स है, इसरो के जो प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें जो भी मेटल यूज़ होता है ना, अभी इसरो अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट बना रहा है तो उस रॉकेट में जो भी मेटल यूज़ होता है, या इंडियन नेवी जो सबमरीन्स अभी बना रही है उस सबमरीन्स में जो मेटल यूज़ होता है ना, उसका सर्टिफिकेशन डैड की कंपनी में होता है। सो दे सर्टिफाई कि ये मेटल का जो डिग्रेडेशन का रेट है वो कितना होगा, मतलब इससे जो आप वेसल बनाओगे वो वेसल उस पानी में कितना टाइम तक आप रख सकते हो। सो दैट टेस्टिंग डिसाइड्स द लाइफ ऑफ दैट सबमरीन, या द टेस्टिंग विल डिसाइड वेदर दिस मटेरियल इज सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन और नॉट। तो उनका सर्टिफिकेशन मिलेगा तो वो मटेरियल यूज हो सकता है। इनफैक्ट 2023 में पता है एक मिसहैप हुआ था, टाइटन करके एक सबमरीन था, गो ओशन गेट करके कंपनी था, उसी का सीईओ उसमें था, और लोग टाइटैनिक का वो डीप सी में एक्सप्लोरेशन करने गए थे। अब वही हुआ, उनका जो मटेरियल था वॉज नॉट अप टू द मार्क। सो क्या हुआ, व्हेन दे वेंट टू डीप विच वॉज नॉट रेकमेंडेड फॉर दैट वेसल, वो जो ओशन का वाटर प्रेशर होता है उससे वो सबमरीन कचरे का पेपर की तरह क्रम्पल हो गया। तुम एक पेपर फाड़ो और अपने हाथ से कुचलो, वो सबमरीन वैसा कुचल गया था। उसको इम्प्लोजन बोलते हैं, इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन इज व्हेन इट्स बर्स्ट आउटसाइड, इम्प्लोजन इज व्हेन इट क्रम्पल्स। सब उधर ही खत्म, ये एवड़ा मोटा से एवड़ा छोटा हो गया वो। हाँ, इट्स दैट क्रेजी। सो बेसिकली ये जो लिखा है ना ये रियल लाइफ में यूज होता है। प्रोबेबिलिटी की मदद से हम बहुत सारे चीज़ों का लाइफ पीरियड या डिग्रेडेशन पीरियड या क्वालिटी कंट्रोल सेटअप करके चेक कर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, सो दिस कैन कम एज अ थियरी क्वेश्चन। अच्छा, मस्त एप्लीकेशन है, सुपर्ब एप्लीकेशन। हाँ, दिस इज द कोर ऑफ द टॉपिक। अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ लो तो आप इसका हर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको नोटबुक में अच्छे से लिखाऊंगा, ठीक है? सो एवरीवन इन योर नोटबुक, अभी आई थिंक आपने सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही लिखा है ना? मेरे को पहले ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। प्रणव, लेक्चर के बाद ये एयर ड्रॉप ले लेना। Okay, please give the heading standard normal distribution.
नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना, वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम वेरिएबल एक्स। अब तक हम एक्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जब तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेगा ना, तो यू विल बी यूजिंग रैंडम वेरिएबल जेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स यूज होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड यूज होता है। अब समझा मैंने एक जगह पे जेड करके कुछ, तो हाँ अभी आपको धीरे धीरे वो समझेगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, उसमें लिखो हियर वी यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, हियर वी यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल that is capital Z, that is capital Z, standard normal variable that is capital Z। अच्छा, अब ये Z और जो X है नॉर्मल वेरिएबल, उसके बीच में ये मैथमेटिकल कनेक्शन है। Z इज इक्वल टू x minus mu upon sigma. This is the connection between the standard normal variable and normal variable. ये z और x के बीच का मैथमेटिकल कनेक्शन है, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अच्छा, जब भी z का बात होगा ना, तो z ऑलवेज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस पैरामीटर। जब भी हम z का बात करेंगे तो उसके लिए मीन हमेशा 0 होगा और वेरिएंस हमेशा 1 होगा, हमेशा 1। मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, उसमें एमओसिटी एमओडी के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, करके मैं बता रहा हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा x फॉलोज नॉर्मल विथ पैरामीटर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो डू यू एग्री x का मीन म्यू है? अच्छा, एमओसीटी में हम x के मीन को x बार बोलते थे, तो x बार इज इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस ऑफ x इज सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, वेरिएंस ऑफ x इज सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, डू यू एग्री सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा? एनी डाउट इन दिस? तो सर ये तो फैक्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब z और x में ये कनेक्शन है, आगे ना। व्हाट्स योर नेम? आई फॉरगॉट योर नेम। आसमी, जो रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में है वो सेम रिलेशन उनके एरिथमेटिक मीन में होता है। तो अगर z x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है, तो कहना इसे z बार विल बी x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। व्हाट इज x बार का वैल्यू? x बार का वैल्यू म्यू। व्हाट इज म्यू माइनस म्यू? 0 अपॉन सिग्मा। इसलिए z बार क्या हो गया? इसलिए z का मीन इज ऑलवेज 0। दे आर वेरी श्योर अबाउट इट। समझा कि नहीं? अब एमओडी की बात करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल एक स्टेटमेंट में खत्म कर दिया था। मैंने ये बोला था सारे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। एंड जितने भी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उनका ये दोनों प्रॉपर्टी से कोई भी वास्ता नहीं है, बराबर। अब ये z और x के बीच का कनेक्शन है। ये अगर मैं इसको स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट करूं तो सिग्मा z इज इक्वल टू सिग्मा x। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता तो उसको इग्नोर करेंगे, चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है तो उसको कंसिडर करेंगे। ये व्हाट इज सिग्मा x का वैल्यू? सिग्मा x का वैल्यू इज सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा अपॉन सिग्मा? इसलिए z का स्टैंडर्ड डिविएशन 1, तो वेरिएंस भी करके वेरिएंस 1 है। दैट इज वाई ये कॉन्क्रीटनेस, ये उसका लॉजिक है। तो अब याद रखो, अब सुनो, अब गेम चेंजर है। वेन एवर दे आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग z,
तो उसके लिए मीन हमेशा 0 और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा, एंड दैट इज वाई तुमने अभी x के लिए जो Q1, Q3, MD, QD के फॉर्मूलाज पढ़े ना, ये सारे फॉर्मूला अगर z के लिए पूछा तो उन सब फॉर्मूला में मीन का वैल्यू 0 डाल देना और सिग्मा का वैल्यू 1 डाल देना. आर यू गेटिंग दिस? तो पॉइंट नंबर 4 लिखो. उसमें लिखो फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा, फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा, if they ask Q1, if they ask Q1 comma Q3 comma QD comma MD comma points of inflection, Q1, Q3, QD, MD points of inflection, we put mu equal to 0 and sigma equal to 1. We put mu equal to 0 and sigma equal to 1. ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सुनने में बहुत सिंपल है, लोग सिली मिस्टेक करते हैं. ये लोग ना थियरी क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज मीन डिविएशन, और पर्पसली पहला ऑप्शन दिया रहेगा 0.8 सिग्मा. 0.8 सिग्मा फॉर्मूला करेक्ट है, बट वो x के लिए है. वो लोग ने बोला है स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए बताओ, तो तुम उस फॉर्मूला में सिग्मा का वैल्यू 1 पुट करेगा, तो व्हाट इज 0.8 इंटू 1? 0.8, जो बी सी डी में से कोई तो एक ऑप्शन होगा. दे विल पर्पसली प्रिंट द फॉर्मूला फर्स्ट. वो गलत नहीं है, बट पक्का उसका बेटर वर्जन बीसीडी में प्रेजेंट होगा. तो लोग उस दिन घाई घाई में वो ऑप्शन टिक मार्क करके आते हैं. स्टैंडर्ड वर्ड दिखाना तो तुमको कॉन्शियसनेस लाना ही पड़ेगा कि भाई फॉर्मूला में म्यू 0 और सिग्मा 1 पुट करना है, तो ही मेरे को करेक्ट आंसर मिलेगा. आर वी गेटिंग दिस? ओके. एंड वन मोर थिंग, ये पॉइंट नंबर 4 था ना? हाँ, पॉइंट नंबर 5. ये अभी ना थोड़ी देर पहले तुमने ये एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला पढ़ा. पब्लिक पब्लिक पब्लिक, ये एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है. ये यही फॉर्मूला अगर मेरे को z के लिए लिखना है ना, देखो अब व्हाइट बोर्ड को देखना और फिर स्क्रीन देखना. अब ये हो गया एफ ऑफ z, 1 अपॉन सिग्मा क्या बन जाएगा? तो गायब हो गया, तो आएगा रूट ऑफ इंटू ई रेस टू माइनस हाफ. एंड पब्लिक डोंट यू थिंक x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा म्हणजे z, तो दिस बिकम z स्क्वेयर. तो f of z is 1 upon root of 2 pi into e raised to minus half z square, and this is also valid for entire interval. Please लिखो ये फॉर्मूला. डन विद दिस? ये अभी ना जो मैंने वो करेक्शन करो है ना, बट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस वी कैन अज्यूम द ग्राफ एंडिंग एट z इक्वल टू प्लस और माइनस 3. अब वो मैं आपको समझाता हूँ. पब्लिक ये देखो, ये देखो, ये अपना x का ग्राफ है. हाँ, सब लोग प्लीज इधर ध्यान देना. अब अगर मैं ये x का ग्राफ z के लिए लिखूं, जैसे ही मैंने z बोला तो जिधर भी म्यू है उधर 0 और जिधर भी सिग्मा है उधर, तो ये म्यू बन गया 0. What is 0 plus 1? 0 plus 2 into 1. So for most practical purpose, you can assume the graph ending at z equal to minus 3 plus 3, because that covers 99.73% of the graph.
बोलते हैं फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता तो 4 4 पे चला जाओ, बट अपने सिलेबस में 4 का काम ही नहीं है। अपना बायोमेट्रिक का टेबल भी 3 3 तक ही गए। वो जो बायोमेट्रिक का टेबल दिखा है ना, वो 0 से लेके 3 तक को कवर करता है, क्योंकि देख ना तेरा 0 किधर है, बीच में, 3 पॉजिटिव साइड। सो दैट बायोमेट्रिक का टेबल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम z इक्वल टू 0 एंड गोज टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। उसने ये पूरा इंफॉर्मेशन टेबल में दिया है, जिसकी मदद से तुम पूरा लेफ्ट पार्ट भी फिगर आउट कर सकते हैं। तो तुमको याद रखना है कि बायोमेट्रिक का टेबल से जो वैल्यू निकलता है उसमें कंपलसरी तुम्हारा इंटरवल कहां से शुरू होता है, कंपलसरी 0, कंपलसरी 0 से स्टार्ट होगा और कोई तो पॉजिटिव नंबर पे एंड होगा, और वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है वो तुमको डेटा में दिया रहेगा, और एरिया ही प्रोबेबिलिटी है। पब्लिक समझ रहा है कि नहीं? हाँ। सो अभी पॉइंट नंबर 6 में प्लीज़ आप ये ग्राफ ड्रॉ करो। सब लोग पहले मेरे साथ फ्री हैंड में ये बेल शेप बनाओ। वो थोड़ा घानेरडा भी बना तो चलेगा, दैट्स ओके, फ्री हैंड है। बनाया बेल शेप, फिर बीच से वर्टिकल लाइन बनाओ और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। अब बिकॉज ये z वाला ग्राफ है तो सेंटर पे म्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट यूजिंग कॉमन सेंस। हाँ अब सुनो, क्योंकि ये ग्राफ का एरिया ही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, तो कॉमन सेंस यूज करो। इस ग्राफ का टोटल एरिया कितना होना चाहिए? सुपर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैक्स वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसके नीचे लिखो टोटल एरिया ऑफ कर्व इक्वल टू 1। सुपर। ये अभी अगर मैं आपको ये प्रोबेबिलिटी पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0, तो तुम्हारे दिमाग में अभी ये बात फिक्स कर लो, सर ने प्रोबेबिलिटी पूछा मतलब सर एरिया ढूंढने को बोल रहे हैं। कॉमन सेंस, ये एरो ही बता रहा है 0 के कौन से साइड पे जाने का, राइट। 0 के राइट साइड में मतलब इधर तक जाओगे। तो डू यू अग्री ग्रेटर देन 0 इज कवरिंग द एंटायर राइट पार्ट? पब्लिक, अगर संपूर्ण एरिया 1 है तो राइट पार्ट का एरिया कितना होगा, 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 इज 0.5। फिक्स है ये। सिमिलरली कैन यू आंसर मी दिस? 0.5, क्योंकि सर z लेस देन 0 बोला, यू आर कवरिंग द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ, इवन दैट एरिया इज 0.5। 0.5 0.5 तो 1 होता है। एनी डाउट इन दिस? ए बिकॉज ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो तुम ग्रेटर देन बोलो या ग्रेटर देन इक्वल टू बोलो, बात एक ही है। व्हेन योर रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूस ना, यू पुट इक्वल टू और यू डोंट पुट इक्वल टू, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सर ऐसा कैसा, बताता हूं। ए जब अपन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बनाता है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल ऐसा बनाता है ना, 0 to 10, 10 to 20, बराबर। अब मेरे को बता, 0 to 10 जब लिखते हैं 10 इंक्लूड होता है क्या? फिर भी लिखते हैं ना, कभी फर्क पड़ा है उससे? एग्जैक्टली। इफ योर डेटा इज कंटिन्यूस, यू पुट इक्वल टू और यू डोंट पुट इक्वल टू, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो उसका टेंशन मत लेना। इतना समझा? अब ना मैं आपको स्टेप्स लिखा देता हूं कि इसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, और फिर उसमें जो मेन लॉजिक यूज होने वाला है ना, उसका एक एग्जाम्पल लेके आपके साथ अलग अलग लॉजिक डिस्कस कर लेता हूं। विल वाइंड अप द सेशन ओवर देयर। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर सम्स चालू करके टॉपिक खत्म कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 7 लिखो। पॉइंट नंबर 7, फॉर सम्स ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, for sums on normal distribution, step 1,
Draw graph of given data for sums on normal distribution. Step 1, draw graph of given data. Step 2, define x, capital X. Step number 2, define x. अच्छा एक बात याद दिला दूं, यहाँ पे x का मतलब सक्सेस नहीं होता, ये x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, हाउ मच वाला आंसर आएगा इधर, और x इधर रिकॉग्नाइज करना भी बहुत इजी है, तुमको डेटा ही बता देगा x क्या है, मेरे को वो सब टेंशन ही नहीं है. स्टेप 3 क्या हुआ धर्म? स्टेप 3, फाइंड म्यू एंड सिग्मा. स्टेप 3, फाइंड म्यू एंड सिग्मा. म्यू एंड सिग्मा. स्टेप 4, convert values of x, convert values of x into values of z, convert values of x into values of z using ये z equal to x minus mu upon sigma, using z equal to x minus mu upon sigma. And last step, step number 5, draw the graph for the final question. Draw the graph for the final question and use graph of step 1. Draw graph for the final question and use graph of step 1. अब मैं आपको बताता हूं एक सिंगल डेटा से कितना अलग अलग क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं. ये अगर वो लोग आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देंगे उसमें ये डेटा दे दे, सपोज दिस इज योर गिवन डेटा कि 0 to 1 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3414 है. एंड नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, इसका आंसर बताओ. पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने का, तो मैं एग्जाम में z 0 0 के ये साइड 1 होगा. अब व्हेन यू से प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1, तो 1 के कौन से साइड पे जाने का? 1 के राइट साइड में कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी. तो डू यू एग्री फाइनल क्वेश्चन इसके बारे में बात कर रहे हैं. और वो लोग ने मेरे को डेटा में 0 और 1 के बीच का एरिया दिया है. सर वो लोग ने आपको डेटा में इसका एरिया दिया है 0.3414. હવે મને બતાવો કે આપણે આ શેડેડ રીજનનું એરિયા કેવી રીતના શોધશું? એક્ઝેક્ટલી पूरा राइट पार्ट 0.5 होता है, 0.5 में से अनवांटेड पार्ट निकाल दो, शेडेड रीजन मिलेगा. बचपन का ज्योमेट्री है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. बस यही सम है. नो हार्डकोर फॉर्मूला, नो बिग कैलकुलेशन, जस्ट कॉमन सेंस. इतना समझा सबको? अच्छा अगर ये क्वेश्चन होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1, हाँ सेम आंसर आवશે बिकॉज ये 0 है, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होता है. और सर ये एरो बता रहा है -1 के कौन से साइड जाना है? -1 का लेफ्ट साइड मतलब ये ना. और सर क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिक है तो जितना 1 के ऊपर है उतना ही तो -1 के नीचे होगा. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो डबल कर देने का. -1 to 1 मतलब मैं इसका बात कर रहा है ना, -1 से 1 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया. इफ दिस एरिया इज 0.3414 तो ये भी तो 3414 होगा. ये देखा है ना 0.6828, 68.28%. रट्टा मारा ना, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा का एरिया. आर यू गेटिंग दिस? और अब मैं वो CDF का एप्लीकेशन बता देता है. एक सेकेंड ना,
ये अपना गिवन डेटा है. एंड पब्लिक, इफ दिस इज द क्वेश्चन दे आस्क यू इन एग्जाम, फाइंड फाई ऑफ 1, तो तुमने मेंसा नोट्स का पेज 345 पे एक फॉर्मूला लिखा होगा. फाई ऑफ स्मॉल z इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z. नहीं पूछे? हाँ तो सुनो, अगर इधर फाई ऑफ 1 पूछा है तो दे आर आस्किंग यू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू राइट में आएगा. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना. ये 0, ये 1, बराबर. ये कंडीशन बोल रहा है 1 के कौन से साइड पे जाना है? 1 के लेफ्ट साइड पे जाना है. कहां तक जाएगा? एग्जैक्टली वो लोग ने बोला है क्या किधर तक जाना है? तो तुम जिधर तक जा सकते हैं जाओ ना. आर यू गेटिंग दिस? तो 1 के लेफ्ट साइड में मैं किधर तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इसका बात कर रहे हैं. दिस इज द शेडेड रीजन यू हैव टू फाइंड. टेल मी हाउ. एग्जैक्टली सर, 0 to 1 का एरिया 0.3414 है और पूरा लेफ्ट पार्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ऐड कर देने का. प्लीज याद रखना, अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना, 0.5, तो या तो लेफ्ट पार्ट का बात कर रहा है या तो राइट पार्ट का, बिकॉज उसको छोड़कर और किसी का भी आंसर 0.5 नहीं आता है. एक ही डेटा से देखो कितना क्वेश्चन बनता है. बस अपने को यही कॉमन सेंस यूज करना है ना. बाइनोमियल और पॉइजन से सिंपल. डेट सम रिकॉग्निशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. एक्स क्या होगा वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा. म्यू सिग्मा दी है, तुमको बस ग्राफ ड्रॉ करके गिवन ग्राफ और तुम्हारे ग्राफ को रिलेट करना है. दैट्स इट. ऑलराइट, ग्रेट. चलो विल स्टॉप द सेशन हियर. नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क लिख डालो.